माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों के इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। इस महान आयोजन के सभी आयोजकों को बहुत सारी बधाई। IBC 24 के जो मुखिया हैं श्री रविकांत मित्तल जी, वो मेरे टेलीविजन के गाइड भी हैं। और जब हम टेलीविजन पे आए थे, जब हम टेलीविजन सीख रहे थे, समझ रहे थे, तो उस वक्त में उनकी हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा रही। उन्होंने हमको गाइड किया, तो मैं इस मंच से उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनके साथ उनकी सारी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा प्रमुख मंच दिया अपनी बात कहने के लिए। और आज का जो कार्यक्रम है, जिन बच्चों के लिए है, जिन बच्चियों के लिए है, सबसे पहले मैं उनके माता पिता, उनके शिक्षक और उन लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग कुछ विशेष बात करेंगे अभी, और ये विशेष बात जो होगी, ये संवाद होगा। और मेरी गुजारिश होगी बच्चों से, खास तौर से, कि उनके मन में बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न होते हैं। दरअसल आप हमें वो सिखाते हैं, तो आपसे कुछ सीखने को आज मिलेगा। लक्ष्य की बात शुरू करी विजय जी ने, साक्षी जी ने, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य का माध्यम है आपके नंबर्स। ये साधन है, साध्य नहीं है। ये माता पिता भी बहुत अच्छे से समझ लें और बच्चे भी बहुत अच्छे से समझ लें। जो भी नंबर्स आप अर्न करते हैं एग्जाम्स में, आपकी लंबी मेहनत का परिणाम होते हैं और इसके लिए आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। लेकिन इससे रास्ता खुलता है, मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल तक जाने के रास्ते खुलते हैं, लेकिन मंजिल पाने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहिए, और वो है आपका लक्ष्य। आप जीवन में अपने लिए तय क्या करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अभी जिस समाज के हम लोग अंग हैं, जिस समाज के अभी हम लोग हिस्सा हैं, इस समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। बस कुछ हो जाता है, कुछ सोच लेते हैं, कहीं चल देते हैं, कुछ माता पिता के कहने से, कुछ शिक्षकों के कहने से, कुछ मित्रों और रिश्तेदारों के कहने से हम किसी रास्ते पर चल देते हैं। उसमें जो आप में से कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो एग्जाम में पास कर जाते हैं और आप कुछ बन जाते हैं। ये सब हो रहा है, ये सब किया नहीं जा रहा, और इसीलिए इसमें फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं। इसीलिए इसमें दुख कष्ट भी बहुत ज्यादा आ जाता है। इसीलिए इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि आपकी ऊर्जा का व्यय होता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। और जब हम 40s में पहुंचते हैं, जब हम 50 के लगभग पहुंचते हैं, तब कहीं समझ में आता है कि हम जो चाहते थे वो कर नहीं पाए, हम जो कर सकते थे वो कर नहीं पाए। और ये स्थिति से ज्यादातर लोग गुजरते हैं। यहाँ लगभग उस एज ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं और वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत अच्छी नहीं है। अभी इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो भारत में शिक्षा प्रणाली है ही नहीं। कुछ कोर्स हमें पढ़ने होते हैं। शिक्षा का मतलब प्रमेय नहीं होता है, सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। शिक्षा का मतलब होता है मानसिक विकास, सोच का विकास, आपकी सोच का दायरा बढ़ाना। यह शिक्षा का कर्तव्य है। सोच के दायरे के साथ साथ आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना,
यह शिक्षा का कर्तव्य है। और जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे, वहां के लिए जो गुण चाहिए, वर्च्यूज चाहिए, वो आपके लिए कैसे आएंगे, यह शिक्षा का लक्ष्य है। लेकिन हम शिक्षा का मतलब क्या समझते हैं? पहले एक प्ले स्कूल, उसके बाद किंडरगार्टन, उसके बाद प्राइमरी स्कूलिंग, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन, बस। अब इस पूरे प्रोसेस में आपने जिंदगी जीना कहां सीखा? इस पूरे प्रोसेस में आपने वो गुण कहां डेवलप किए जो आपको जिंदगी में कुछ विशेष बना सकते हैं? और इसीलिए बच्चों, जिन लोगों के अंदर गुण जन्म से होते हैं वो बहुत तरक्की कर जाते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की नहीं है कि जिनमें गुण नहीं है उनके गुणों को, उनमें गुणों को वह उत्पन्न कर सके। मैनेजमेंट में एक बड़ी डिबेट चलती है, मैनेजर्स आर बॉर्न और मेड। जो मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो पैदा ही वैसे होते हैं या वो बनाए जाते हैं? ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। इस डिबेट का सॉल्यूशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ढूंढ लिया है, लेकिन इस डिबेट का सॉल्यूशन अभी भारत नहीं ढूंढ पाया है। अभी खोज चल रही है। अब उनकी थ्योरीज पढ़ जरूर लेते हैं, और ये चीज आपके लिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, या ये यहां पर जो भी युवा बैठे हैं, जो यंगस्टर्स बैठे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करते हैं जहां पर स्पीच देनी हो, लेकिन आप स्पीच नहीं दे सकते, तो वह लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? मान लीजिए आपने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जहां पर बहुत ज्यादा पढ़ना होता हो, लेकिन आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी अगर कमजोर है, तो वो लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? मान लीजिए एक ऐसा लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया जहां पर बहुत टेक्निकल एक्टिविटीज करनी होती है, 12-15 घंटे आपको काम करना होता है, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता, आप लक्ष्य कैसे अचीव करेंगे? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आपके अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होनी है, और इसकी कोशिश आज से शुरू करना। कल कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। और खास तौर से जो आलसी बच्चे होते हैं, उनका कल तो कभी आता ही नहीं, युग बीत जाते हैं। आज से कोशिश करना। पहली कोशिश, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कैसे करना है यह भी मैं बताऊंगा। और दूसरी कोशिश, आप अपना लक्ष्य प्राप्त कैसे कर सकते हैं, आप अपना लक्ष्य पाएंगे कैसे, वहां सफल होंगे कैसे, इसकी कोशिश करनी है। बात शुरू करते हैं लक्ष्य की। लक्ष्य निर्धारित करना इतना सरल नहीं है, यह बहुत कठिन प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया महीनों तक चल सकती है, वर्ष भर चल सकती है। सबसे पहले तो दुनिया की जानकारी होना जरूरी है कि दुनिया में आखिर कितने सारे क्षेत्र हैं, और यहां अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना होगा। यहां बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं। मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे ही, कि आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, टॉपर्स हैं आप, हम आपसे सीख रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों से हम प्रेरणा ले रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने अपने लिए क्या क्या प्रोफेशंस छाटे हैं? बताओ बच्चों। डायलॉग होना चाहिए। मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं बच्चों से बातचीत करना जानता हूं, मुझे उसमें आनंद आता है। तो आप बता सकते हो, जल्दी जल्दी खड़े होकर बोलो। संकोच कभी नहीं करना चाहिए, संकोच तोड़ो। Sir, I want to be an IAS officer actually. You want to be? An IAS officer. अच्छा, कोई और बच्चे? यस बेटे। सर, मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती आईपीएस, वेरी गुड। और बच्चे? Guruji, I want to become a civil engineer. सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को तो बड़ा काम करना पड़ेगा, तुम तो बहुत पतले दुबले से हो, ताकत चाहिए। Sir, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। सीए, हाँ हाँ बेटा। मैं एक बिजनेस वुमन बनना चाहती बिजनेस हूँ वुमन, और उसके फाइनेंसेस इकट्ठा करके सोशल वर्क में लगाना चाहती
वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सोच है? सर मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ कि ये सोसाइटी में जो गर्ल चाइल्ड के लिए इतना कुछ हो रहा है उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरा ये उद्देश्य है आईएएस ऑफिसर बनना। वेरी गुड। कौन सी क्लास में अभी? सर ये मेरा फर्स्ट ईयर है, अभी 12th कम। बहुत अच्छी सोच डेवलप करी आपने जल्दी। हाँ, Sir, I want to join Indian Army because I want to live for India. इंडियन आर्मी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? I want to become a doctor and help. डॉक्टर। I want to become an IAS officer and want to eradicate the corruption of India. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ और मैं एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करना चाहती हूँ। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर बना। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही सुनना चाह रहा था जी। I want to become a chartered accountant and get a perfection in that. गुड। देखिए, अब यहां पर जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, जगह जगह में जाता हूं, बच्चों से बातचीत करता हूं। इस बिटिया जैसे, क्या नाम एग्रीकल्चर ऑफिसर जो? पूर्णिमा। पूर्णिमा जैसे बच्चे बहुत कम होते हैं। हम लोग प्रोफेशन सारे बराबर हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी पे नहीं कह रहा, आपके ड्रीम्स पे नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। हम में से ज्यादातर लोग आईएएस बनना चाहते हैं। जब पर्सनली बच्चों से बात करता हूं तो उनको क्या अट्रैक्ट करता है? पावर। एक पावर सिंड्रोम है भारतीय समाज में, तो आईएएस बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, या इस प्रकार के ही प्रोफेशंस में बच्चे जाना चाहते हैं जहां आप एक कंफर्ट जोन में हैं, आपके पास पार है। लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो भारत का आधार है उसमें जाना चाहते हैं। पूर्णिमा जाना चाहती है, यानी एग्रीकल्चर। 2009 लोग रोजाना भारत के अंदर किसानी छोड़ रहे हैं। हम लोग खाएंगे कहां से? मान लो हम सब आईएएस बन गए, हम सब सीए बन गए, रोटी कहां से आएगी? 2009 लोग। और हम एग्रीकल्चर की फील्ड में भी ग्लैमर ला सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है। एग्रीकल्चर में भी बहुत कमाई है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसा किया। भारत में भी ऐसे बहुत अमीर किसान हैं। मध्य प्रदेश ने तो बहुत सारे शाहकार इस संबंध में स्थापित किए, बहुत सारे अच्छी स्टेजेस को प्राप्त किया है। पिछले वर्ष मैं सीएम साहब को एक दिन सुन रहा था तो उन्होंने बताया था चावल को लेके और बाकी चीजों को लेके। इसके साथ एक और फील्ड है जिससे ये सारी फील्ड्स गवर्न होती हैं, लेकिन उस फील्ड में हम लोग नहीं जाना चाहते, और वो फील्ड है राजनीति। मैंने बहुत कम बच्चों को सुना है कि मैं एक पॉलिटिशियन होना चाहता हूं या मैं पॉलिटिशियन होना चाहती हूं। क्यों? आप लोग पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि ये सारी फील्ड्स गवर्न तो पॉलिटिक्स से होती है। आप एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, लेकिन पॉलिसी और प्लानिंग पॉलिटिक्स ही देगी। आप एक सीए बन सकते हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ही आप गवर्न होगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपके प्रोफेशन को डीमीन नहीं कर रहा, मैं आपके लक्ष्य पर प्रश्न नहीं उठा रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, पूरा समाज बदल रहा है, इसलिए अब विचारों को खोलने की जरूरत है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। आज वो स्थिति भारत में आ चुकी है जहां पर एक बाल काटने वाला व्यक्ति भी सेलिब्रिटी बन सकता है। आप लोगों ने यह नहीं कहा कि हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो दिमाग को खोलने की जरूरत है। अब आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखने की जरूरत है, और जब आप वो सीखना शुरू करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, आप अपने बॉटलनेक से बाहर आएंगे, तो एक अलग दुनिया आपको मिलेगी बच्चों,
एक अलग दुनिया जहां बहुत सारे प्रोफेशन हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने जो लक्ष्य लेके चलें उसमें हर हालत में सफल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास एक मजबूत लक्ष्य हो, यह तो आप कर सकते हैं। अब लक्ष्य के लिए तैयारी कैसे होती है, यह तैयारी आपको अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे घरों में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और स्कूलों में ध्यान दिया जाए ऐसा वक्त नहीं है वहां। तो आपको करना यह है, आप सबसे पहले अपने सपने लिखो। लिखो कह रहा हूं, सोचो मत, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। अभी बहुत अच्छी बात कही साक्षी जी ने, सोचने से नहीं होगा, आपको जमीन पर उतर के काम करना होगा। तो आप लिखिए, आप क्या क्या बन सकते हैं ये लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप लिख देंगे वो अकाट्य हो जाएगा, लेकिन आप लिखना शुरू कीजिए, आप क्या क्या बन सकते हैं, आप क्या क्या बेहतर काम कर सकते हैं। और यहां आप लोगों को सुनकर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं याद रखूंगा कई वर्षों तक, जहां भी जाऊंगा आप लोगों को कोट करूंगा, कि आपके पास जो सही लक्ष्य है, एक उसमें अपना हिस्सा भी है और दूसरा समाज का हिस्सा भी है। यह बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं। इस उम्र के बच्चों में यह चीज बहुत कम देखने को मिलती है जो आप लोगों में है, कि मैं ये इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं तो सक्सेसफुल हूं, लेकिन समाज को मैं ये दे सकूं। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। अगर आप 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में ये सोच पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत शांति प्रदान करने वाली बात है, क्योंकि हमारी नैया तो अब किनारे लगने वाली है। ये देश 2 साल बाद आप ही के हवाले से 67% आप हो चुके होंगे। 67% हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर 2020 में वो ड्राइविंग सीट पर आ जाए तो ये देश बहुत तरक्की करेगा। और आपको ऐसा करना इसलिए भी पड़ेगा, ये एक मजबूरी भी है। भारत 2020 में दुनिया का सबसे युवा देश होगा और हमारे ठीक पीछे खड़ा है चीन, जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, और उसके ठीक पीछे खड़ा है पाकिस्तान, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी कह रहा हूं मैं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा। प्रतिद्वंदी है और ये हमेशा रहेंगे। हम ऐसा एक कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं जहां ये प्रतिद्वंदिता कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर हमने आज इन 25 वर्ष के अंदर कुछ बहुत विलक्षण विशेष इस देश के लिए करके नहीं दिखाया, तो दोबारा हमें मौका मिलेगा 140 वर्ष के बाद। इसलिए हम लोगों के पास बहुत वक्त नहीं है, और 25 वर्ष किसी देश के इतिहास में कब खटाक से निकल जाते पता नहीं चलता। बहुत छोटा समय है 25 वर्ष एक सरकार के लिए स्टैब्लिश करने को, बहुत छोटा समय है। और खासतौर से एक ऐसे देश में जो इतनी सांस्कृतिक और वैचारिक भिन्नता लिए हुए है जिसकी हद नहीं, वहां पर एक छोटा सा काम करना भी सरल नहीं होता। और आपके पास यही 25 वर्ष हैं जिसमें आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए खड़ा होना है। और इस कदर खड़ा होना है कि हम जैसे लोग एकदम निश्चिंत हो जाएं कि हमारा भविष्य आपके हाथ में सुरक्षित है। तो आपने आज वो दिलासा हमें दी है। तो लक्ष्य को लिखो। अब दूसरी चीज, लक्ष्य को पाया कैसे जाता है? अपने अंदर गुणों की उत्पत्ति करके। और गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? सिर्फ एक चीज से, आपका दिमाग। और यही सीख लो बच्चों। आप जिस स्टेज में अभी चल रहे हो, ये आपके लगभग फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। आप बन रहे हो, आप एक कच्ची मिट्टी हो, अब आप बन रहे हो। और इस वक्त में अगर गुण नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे। गुण इसी बच्चे में आते हैं सबसे ज्यादा जब वो 5 वर्ष तक होता है। दूसरा सबसे सेकंड स्टेज होती है जब वो 12 वर्ष तक होता है, और थर्ड जब वो 20 वर्ष तक होता है। उसके बाद तो हमारे ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त अपने अंदर मैक्सिमम गुण बढ़ो। आपके पास घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए बहुत कम समय, और मोबाइल के लिए बिल्कुल नहीं है। आपके पास समय बहुत कम है। हर वक्त अपने अंदर एक गुण की उत्पत्ति करो। और गुण ब्रेन से आते हैं। आपको एक चीज बताता हूं, 2 चीज मैंने अपने जीवन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण पाई।
एक एकाग्रता और दूसरी चीज मेमोरी। अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी बच्चे के पास एकाग्रता का स्तर बड़ा उच्च कोटि का है तो वह एक बेहद साधारण स्थिति से विलक्षण स्थिति प्राप्त कर सकता है। और यदि आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत कम समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हो। एक लक्ष्य अपने लिए लिख के रखो। 2 बार से ज्यादा आपको किसी सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो ब्रेन कमजोर है, उसे मजबूत करो। किसी भी व्यक्ति को यदि उसे बहुत बड़े काम करने हैं तो उसे एक बार में चीजें याद होनी चाहिए, चाहे वो रास्ते हो, चाहे वो उसकी पुस्तकें हो या कोई और चीज। और विद्यार्थियों को किसी भी चीज को एक बार पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है और एग्जाम तक उसे भूलना नहीं है। अगर यह कैपेबिलिटी आप में आ गई तो निश्चित रूप से आप जो सोच रहे हैं वो बनेंगे। मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए। बार बार रिवाइज नहीं करना है, बार बार लिखना नहीं है, बस एक बार कोशिश करिए। और पढ़ा कैसे जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। किताब सामने रखिए, उस पर उंगली रखिए, अपने आप को पूरी तरह फोकस कर दीजिए। टेलीविजन और मोबाइल वहां से हटा दीजिए क्योंकि आपकी ब्रेन वेव्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो लोग साधक भी हैं, जो लोग पूजा ध्यान साधना करते हैं, वह भी इन चीजों को दूर रखें, नहीं तो आप कभी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। उंगली वहां रखो, हल्के से बुदबुदाओ और हर शब्द को एक ब्रह्मांड समझो, हर शब्द में समाने की कोशिश करो और उंगली रख के तेजी से पढ़ते चले जाओ। आपकी पढ़ने की स्पीड, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, 15 दिन के अंदर 1.5 गुनी हो जाएगी और लगभग 2 महीने के अंदर दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो अब आप सोचो कि जब आपके याद करने की स्पीड दुगनी हो जाएगी तो आपके पास कितना सारा समय होगा खुद को डेवलप करने के लिए। आपकी दुनिया भोपाल नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, यह केवल देश नहीं है। आपकी दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी हो चुकी है। 90 के दशक में जो विद्यार्थी रहे होंगे उनको उनकी दुनिया उस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता होगा, लेकिन अचानक ग्लोबलाइजेशन हुआ और पूरी दुनिया उनकी दुनिया हो गई। फिर वो दुनिया सिमटती चली गई और आज एक मोबाइल में आ गई। तो आपका आज कंपटीशन जो है, अगर आप कुछ बहुत विशेष करना चाहते तो आपका कंपटीशन दुनिया से है। आपका कंपटीशन केवल भोपाल से नहीं है, या आपका कंपटीशन सीहोर से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से होता है। आज यहां भी आप बैठे हो, यहां भी एक चैनल चल रहा है, इसका कंपटीशन भी केवल भोपाल से नहीं, दुनिया भर से हो रहा है। ना जाने कहां से लोग आपको देख रहे हैं, ना जाने कहां से लोग आपको समझ रहे हैं। इसीलिए वर्च्यूज उत्पन्न करो। और सबसे पहला वर्च्यू, आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है। और यहां जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों की दिमागी क्षमता पर कृपा करके ध्यान दें। स्कूल में नहीं दिया जाएगा। एक अजीब सी स्थिति है, हम सोचते हैं स्कूल की बिल्डिंग हमें पढ़ाती है। नहीं, इस देश के अभी तक भी महानतम लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बेहद साधारण स्कूलों में बैठकर पढ़े। कहीं कहीं तो कुर्सियां भी मैसर नहीं थी उनको, कहीं कहीं छत तक मैसर नहीं थी। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो बड़े प्रतिष्ठा लब्ध हैं, वह बहुत सामान्य सी जगहों में बैठकर पढ़े। बिल्डिंग नहीं पढ़ाती है किसी को, वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकती है, और खासतौर से उन लोगों को जिन्हें दिखावे में ज्यादा मजा आता है। बिल्डिंग कभी किसी को नहीं पढ़ाती है, लाइब्रेरी कभी किसी को नहीं पढ़ाती है, किताब कभी किसी को नहीं पढ़ाती है, और शिक्षक भी किसी को नहीं पढ़ाता है। यह बात सुनकर आप में से बहुत से लोग शायद मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सच्चाई यह है, बायोलॉजिकली वी कैन नॉट बी टॉट, वी लर्न। हम सीखते हैं, हमें कोई पढ़ा नहीं सकता। इसलिए जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है यह फेल हो रहा है। टीच कोई नहीं कर सकता। अगर आप भारतीय शिक्षा पद्धति पे जाएं तो वहां गुरु फॉर्मल एजुकेशन नहीं देता। और आज यदि आप अमेरिका का सिस्टम देखें,
आप इंग्लैंड का सिस्टम देखें, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम है, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा सीखते हैं। कम एज में उनको बाहर अर्निंग के लिए भेजा जाता है। जरूरी है ये, इसलिए नहीं कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, इसलिए नहीं कि आप गरीब हैं आपको अर्न करना है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को निखारता है, इसलिए उसको अदरवाइज नहीं लेना है। हमें दिमाग सिखाता है, हमारे अंदर बहुत कुछ है, हम उसका केवल 18% यूज बमुश्किल कर पाते हैं पूरी जिंदगी में। इतना कुछ है। इस वक्त भी आप लोग जो बेस्ट नंबर्स ला रहे होंगे वो भी 8 से 10% यूज कर रहे होंगे कुल। आप सोचिए हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, और ये बाहर कैसे आती है? फोकस से, कंसंट्रेशन से। ये सूर्य का प्रकाश, आप में से फिजिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सूर्य का प्रकाश क्या ये हमें जलाता है? नहीं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश को फोकस कर लेते हैं हम लेंस से और उसके सामने रखते हैं एक पेपर, ये पेपर जला देता है। ये होती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। वो डेवलप करो। वो कैसे डेवलप होगी? थोड़ी देर दुनिया से कट के अपने साथ बैठना सीखो, खुद से मिलना शुरू करो। हम पूरी दुनिया से रोज मिलते हैं लेकिन खुद से 1 मिनट भी नहीं मिल पाते, जबकि दुनिया भर की ताकत खुद में। आपको खुद से मिलना होगा। आप एक बहुत बड़े शक्तिपुंज हैं, आप में बहुत सारी ताकतें हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, 1 2 नहीं 20 अगर मैं बताना शुरू करूं शाम हो जाएगी। ऐसे लोग जो गायक बनना चाहते थे लेकिन हकलाते थे, ऐसे लोग जो बहुत उच्च कोटि के वक्ता बनना चाहते थे लेकिन हकलाते थे। मेरे कहने से खुद के साथ बैठना शुरू हो गए। खुद के साथ कैसे बैठते हैं? आंख बंद करके बैठ जाओ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अब आपको सन्यासी हो जाना है, भगवान की प्राप्ति के लिए निकल जाना है। आंख बंद करके अपने बारे में सोचना है। उन लोगों की हकलाहट खत्म हुई, वो गायक बने। उन लोगों की हकलाहट खत्म हुई, वो अच्छे वक्ता बन गए। ये ताकत होती है हमारे भीतर की। इस ताकत को टटोलने से आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है, और जब कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा तो 3 प्रकार की स्मृति होती है बच्चों। पहली स्मृति बहुत शॉर्ट टर्म, बस अभी सुना या देखा या पढ़ा और अभी भूल गए, जैसे मेरी बात भूल जाओगे। एक होती है मिडिल लेवल और एक होती है लॉन्ग टर्म। आपने कोई चीज कंसंट्रेशन से पढ़ी और इससे पहले उसे भूल जाओ, उसे आपने याद करके नोट्स के रूप में लिख लिया, यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और जो चीज एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है आप फिर उसे नहीं भूलते। यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उनके शिक्षक ने 5वीं 6वीं 10वीं क्लास में जो पढ़ाया होगा वो आज भी 20 25 30 40 साल बाद उन्हें याद होगा। ये संभव है। हमें जो गाने पसंद आते हैं वो गाने हमें याद हो जाते हैं और सारी जिंदगी याद रहते हैं। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश क्यों याद नहीं होती? क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। तो अंदर एक बार चले जाओ, अपने आंख बंद करके 5 मिनट सुबह 5 मिनट रात, बस इससे ज्यादा नहीं। आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। मैं माता पिता से गुजारिश और करना चाहता हूं, बच्चों को पढ़ने से ज्यादा खेलने के लिए एनकरेज कीजिए। मैं एक ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो ये कहते थे, इफ गिवन ए चॉइस बिटवीन फुटबॉल एंड गीता आई वुड लव टू प्ले फुटबॉल एंड देन रीड गीता। स्वामी विवेकानंद जी। और उनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वो पूरा एनसाइक्लोपीडिया ओवरनाइट पढ़ लेते थे और उसे सुना भी देते थे उन लोगों को जो विश्वास नहीं करते थे। और ये पॉसिबल है, जो रास्ते मैं आपको बता रहा हूं ये पॉसिबल है। मैंने टेस्ट किए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जब तक ये वर्चू आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप जिंदगी में तरक्की नहीं करोगे। इसलिए हे माता पिताओं, ये मत सोचो कि आपका बच्चा 5 घंटे पढ़ता है तभी वो अच्छा बच्चा है। वो 5 मिनट पढ़कर भी अच्छा बच्चा बन सकता है। उसको दौड़ाओ,
दौड़ाने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है? दिमाग चलना शुरू होता है। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये जो बाहर आप खाना खाते हैं जिसमें उजीनोमोटो होता है, या आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें सोडियम मोनोजाइट होते हैं, ये खाना आपको शने शने कमजोर, टेस्टी तो बहुत लगता है, लपलपाती है जबान, लेकिन ये धीरे धीरे आपको कमजोर करता चला जाता है और 10-12 साल में इसका इंपैक्ट सामने आता है। तीसरी चीज, पर निंदा में कभी मत उलझो, अपने को डेवलप करने की कोशिश करो। ये पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ है। पर निंदा आपके दिमाग को कमजोर करती है, आपके अमेगडेला को कमजोर कर देती है। मैं आपको साइंटिफिकली भी हर चीज बता रहा हूं, अध्यात्म साइंस से जुदा नहीं हो सकता। यह आपकी प्री फ्रंटल लोब को कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है। इसलिए अच्छा भोजन करो, कभी कभी ठीक है, लेकिन सामान्यता बहुत हल्का और पौष्टिक भोजन करो। गाय के घी का इस्तेमाल करो, दौड़ो और कभी कभी अपने सर की चंपी खुद करो। हमारे तलवों में हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने की मशीन होती है। अपने तलवे ऐसे उंगली करके जोर से ऐसे घिसा करो दिन में 4-5 मिनट के लिए या रात में। मानसिक शांति आपको 15-20 दिन में महसूस होने लगेगी। आपकी मेमोरी बढ़ती हुई 15-20 दिन में महसूस होने लगेगी, ताकत आएगी। ये प्रयोग मैंने उन लोगों पर भी किया जिनको उम्र की वजह से या सर में चोट की वजह से मेमोरी कमजोर हो रही थी, उनकी मेमोरी पे फर्क पड़ गया। सोचिए, आपकी मेमोरी तो ऑलरेडी बुलंद है, कहां जाओगे आप? तो ये 2 गुण आपके अंदर होने चाहिए, कंसंट्रेशन और मेमोरी। इसके अलावा आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, उस प्रोफेशन में क्या चाहिए, उस प्रोफेशन के लोगों से मिलकर लिखो और एक एक वर्चू आप अपने अंदर बढ़ाते चले जाओ। आप सीए बनना चाहते हो तो आपके अंदर काउंट्स की उतनी समझ है कि नहीं? नहीं है, बढ़ाओ। सीए बनना है तो सीए ही बनना है, लक्ष्य मत बदलो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गुण चाहिए उसको बढ़ाना शुरू कर दो। तो आज से एक काम शुरू करेंगे आप, अपने सपने को लिखो। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जो आपको गुण चाहिए, उन गुणों को लिखो। फिर टिक लगाओ कि कौन सा गुण आपके पास है, कट लगाओ यदि वो गुण आपके पास नहीं है, और फिर उस गुण को डेवलप करने की कोशिश करो। बहुत मेहनत करनी होगी और इस मेहनत के लिए आप तैयार हो। तैयार हो, ये मुझे मालूम है। आपकी अवस्था ही ऐसी है कि आप इस मेहनत के लिए तैयार हो। बस बहाने कभी मत बनाना, कंफर्ट जोन में कभी मत आना। सड़क पर उतरकर व्यवहारिकता सीखकर काम करो। ऐसे ऐसे साधारण से दिखने वाले अति साधारण परिवारों के बच्चों ने बड़े विलक्षण कार्य किए हैं। बहुत सारे लोग आज भी इस देश के अंदर हैं, बहुत ऊंचे पदों पर हैं, जिनके पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, आज बड़े बड़े पदों पर हैं, राजनीति में भी हैं, पत्रकारिता में भी हैं, वह लोग ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वह लोग शिक्षक भी हैं। किसी ने ये नहीं कहा मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। अरे अब तो तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं शिक्षकों की, क्योंकि ग्लैमर नहीं लगता। अरे ग्लैमर भी अब बहुत है। सौभाग्य से मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए मुझे मालूम है, और मैं शिक्षक बनना चाहता था। गुण नहीं थे, बनना चाहता था, और ये आंख बंद करके बैठने लगा, शिक्षक बन गया। तो ये जहां जहां कट्स लगेंगे, उनके लिए जब आप 2-3 साल काम करेंगे, आप देखिएगा भाग्य में भी बहुत सारी चीजें नहीं होने पर, और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैं केवल खोखला मोटिवेशन नहीं देता, अनुभव से बता रहा हूं कि भाग्य में वो चीज ना होने पर भी ईश्वर मेहरबान हो जाता है और आपको वह चीज मैसर कराता है, उपलब्ध कराता है। बस हिम्मत नहीं छोड़ना और लगातार अपने को डेवलप करने का काम करना। खुद एक
कभी कभी मजाक में हम लोग कहते हैं, यदि मुझे स्वर्ग देखना है तो मुझे ही मरना पड़ेगा, किसी और के मरने से मैं स्वर्ग नहीं देख सकता। इसीलिए यदि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको मेहनत करना है। मां आपके पास बैठ सकती है, पढ़ना आपको ही है, लिखना आपको ही है। और जब आप कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में जाते हो, वहां आपका कोई सगा नहीं होता। वहां की दुनिया बड़ी क्रूड है। आपको खुद मेहनत करनी है और बहुत मेहनत करनी है, और सफलता के लिए मेहनत करनी है, लेकिन असफलता के लिए मन को तैयार रखना। तो बात को यहीं समेटने का प्रयास करता हूं। और पहले तो पुनः बधाइयां, शुभकामनाएं आपको, आपके माता पिता को भी, आपके शिक्षकों को भी, आपके प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं उनको भी। दूसरी चीज, अनुशासित जीवन जिसमें दौड़ना और अच्छा खाना शामिल हो। तीसरी चीज, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज, अपनी मेमोरी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पांचवी चीज, अपने दिमाग को खोलिए। दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी हो चुकी है। मेरी आपकी सोच जहां समाप्त होती है, उसके भी आगे की बहुत बड़ी दुनिया है। वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और ये जो 25 साल हमारे पास हैं अभी, इन 25 सालों को मां शारदा और स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के साथ इन 25 सालों को ऐसा बेहतरीन बना दीजिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। हमारा भविष्य आप हैं। तो मैं फिर से IBC 24 को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना देता हूं। इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर और बड़ी सोच के साथ वो चल रहे हैं। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत सफल करे, इस कामना के साथ। भारत माता की धन्यवाद।